जिस तरह कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी, आज उनकी एक प्रवक्ता ने इसी चेतावनी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन को खबरदार किया है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस यूक्रेन को हथियार देने वाले ब्रिटेन सहित तमाम नेटो देशों पर हमला कर सकता है। इस धमकी में कहा गया है कि जो नेटो देश कीव को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए उन देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ब्रिटेन कीव में दोबारा अपने दूतावास खोलता है तो रूस ब्रिटिश राजनयिकों को टारगेट पर ले सकता है। इस धमकी के पीछे रूस ने तर्क दिया है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और इसकी वजह से यूक्रेन में मौतें और खून खराबा हो रहा है। ये विश्व युद्ध का अलार्म नंबर 2 है। हालत यह है कि रूस के कुछ एंकर्स ने भी लाइव प्रसारण में ब्रिटेन पर हमले की खुली चेतावनी दी। यूक्रेन की बर्बादी का काम तो हो चुका, अब ब्रिटेन की बारी है। ये धमकी रूस की है। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर खंडहर बन गए, लेकिन यूक्रेन अकेला टारगेट नहीं है। अब अगर नेटो देशों ने दखलंदाजी की तो फिर उन पर अटैक होगा। ये धमकी पुतिन के ऑफिस से आई है। पुतिन की दिली ख्वाहिश है कि 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड से पहले यूक्रेन पर जीत का उत्सव मनाया जाए, लेकिन नेटो देशों से मिल रही सैन्य मदद से यह युद्ध खिंचता ही जा रहा है और महाशक्तिशाली देश के तमगे वाला रूस अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने ब्रिटेन और नेटो देशों पर हमला करने की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इस धमकी में साफ साफ कहा, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है और इसके अलावा कीव में ब्रिटेन के दूतावास भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। रूस की इस धमकी के बाद रूस के मीडिया में ब्रिटेन पर हमला करने वाले हथियारों की चर्चा भी शुरू हो गई। इसमें सरमत मिसाइल का नाम लिखा गया है, जो रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है और जिसका परीक्षण कुछ वक्त पहले ही रूस ने किया था। एक सरमत का मतलब एक ग्रेट ब्रिटेन का माइनस होना है। वो बौखला गया है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक हथियारों के 46 कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे और वो सभी उन्हीं ठिकानों पर जाएंगे जहां वोयवोडा मिसाइल को तैनात किया गया है। रूस से जो धमकियां आ रही हैं वो ऐसी हैं जैसे रूसी मिसाइलों और ब्रिटेन के शहरों का नाम लिखकर रखे गए हों और किसी कूटनीतिक ट्रिगर का इंतजार हो। अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो रूस ब्रिटेन सहित नेटो देशों पर भी हमला कर देगा। यानी जो युद्ध अब तक प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा था, उसे रूस अब खुलकर लड़ना चाहता है और यही वो स्थिति है जिसमें यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। ये वही बात है जो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही थी। Вся пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН नेटो रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। युद्ध का मतलब है युद्ध। परमाणु हमले के जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए और युद्ध खत्म करने का कोई भी समझौता काफी हद तक जमीनी सैन्य हालात पर निर्भर करता है। недопустимости ядерной वойны. И это наша принципиальная позиция. रूस की एक के बाद एक आ रही धमकियों के पीछे के कुछ अहम कारणों को समझना जरूरी है। इसी महीने की 10 तारीख को ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे थे और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जिस तरह कीव की सड़कों पर घूम रहे थे, उससे रूस को यह संदेश दिया गया कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ है। इसके बाद ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री जेम्स हीपी ने रूस पर यूक्रेन के हमले का समर्थन करने का बयान दे दिया। इसके अलावा हीपी ने यह भी कह दिया कि अगर डोनेस्क और लुहांस्क में माहौल शांत होता है तो ब्रिटेन यूक्रेन के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग फिर से शुरू करेगा। ये बात रूस को चुभ रही है। रूस का प्लान ये बताता है कि वहाँ की आर्मी में राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा है और हम आज भी वैसा ही कुछ देख रहे हैं। मॉस्को की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है कि 9 मई को जीत घोषित कर दी जाए। रूस की धमकी के बाद ब्रिटेन का रवैया साफ है कि वो यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखेगा।
वैसे 2 दिन पहले अमेरिका के 2 मंत्री कीव जाकर जेलेंस्की को भारी मात्रा में हथियार देने का वादा करके आए हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी मदद रूस के लिए घातक साबित हो रही है। जिस युद्ध को पुतिन कुछ ही दिनों में खत्म करना चाहते थे, वो 63 दिनों से लगातार चल रहा है। इसलिए अब रूस की तरफ से आधिकारिक धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन के लिए रूस के गुस्से की वजह क्या है, ये समझाते हैं। ब्रिटेन के जो हथियार रूस को सबसे अधिक चुभ रहे हैं, उनमें सबसे अहम नाम है एनलॉ लाइट एंटी वेपन सिस्टम। टैंकों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को एनलॉ लाइट एंटी टैंक वेपन सिस्टम दिया है। सिर्फ 12 किलो वजन वाला यह मिसाइल सिस्टम 800 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब तक ऐसे करीब 3600 लाइट एंटी टैंक वेपन्स दिए हैं। इनकी मदद से यूक्रेन रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना रहा है, पुतिन सेना के टैंक नष्ट कर रहा है। और ब्रिटेन ने स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को दिए हैं। ये शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। 14 किलो वजन वाले इस मिसाइल सिस्टम को कंधे पर रखकर 7 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को जवाब दिया जा सकता है। ब्रिटेन के इन 2 हथियारों के अलावा यूक्रेन को बहुत से दूसरे हथियार मिले हैं और यही वजह है कि ब्रिटेन इस युद्ध को 2 महीनों से भी ज्यादा लंबे समय तक खींचने में कामयाब रहा है। रूस जैसे शक्तिशाली देश के लिए बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस युद्ध की शुरुआत ही यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन के लिए हुई थी, यानी कि उसके हथियारों को खत्म करना था, अगर हथियार बढ़ते ही जाएंगे तो रूस अपने आक्रमण खत्म नहीं करेगा। रूस नेटो देशों और खासतौर पर ब्रिटेन के खिलाफ आक्रामक है। रूस के हमलों की दूसरी लहर की जो तैयारी है, उसका प्लान भी सामने आ गया है। आज तक संवाददाता राजेश पवार ने कीव से इस प्लान को डिकोड किया है। उनकी इस रिपोर्ट को देखते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब अपने तीसरे महीने में पहुंच गया है और रूस ने यह अनाउंस किया है कि वो अपने इस युद्ध का अभी दूसरा फेज शुरू करने वाला है। इस दूसरे फेज में रूस क्या कर सकता है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूस का पहला मकसद होगा कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट उसको नेटो और अमेरिका से यूक्रेन के लिए आ रहा है, उसको वो उन तक ना पहुंचने दे और बीच में ही तबाह कर दे। इसके मद्देनजर हमने देखा था कि उसने 5 रेलवे स्टेशंस पर हमला किया था और उन्हें तबाह करने की कोशिश की थी, ताकि उन रेलवे स्टेशंस का इस्तेमाल ना किया जा सके ये इक्विपमेंट को यूक्रेन फौज तक पहुंचने के लिए। दूसरा, अभी मरियापोल पर रूस का कब्जा हो चुका है और उसकी फौजें जो अब तक मरियापोल में उलझी हुई थी, वो अभी उत्तर में दोनबास की तरफ चली गई हैं। और ऐसा रणनीतिकारों का मानना है कि रूस एक पिंसर मूवमेंट या डबल एनवलप मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। ये फौजी टैक्टिक्स होती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक दुश्मन की फौज को 2 तरफ से घेरा जाता है, 2 तरफ से हमला किया जाता है और उसको घेर लिया जाता है और तबाह कर दिया जाता है। इसका इस्तेमाल इतिहास में बहुत बार पहले हुआ है। सबसे पहले जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इसका इस्तेमाल हुआ था, वो हनीबल ने रोम के खिलाफ किया था और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमने इसके बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं। और अब ये माना जा रहा है कि अगर रूस इस मनूवर को करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो यूक्रेनियन फौज है लगभग 50,000 के आसपास, जो उसके सबसे अच्छे सैनिक हैं और अच्छा इक्विपमेंट है, जो रूस के खिलाफ इस टाइम फ्रंट लाइन पर डटे हुए हैं पूर्वी यूक्रेन में, अगर वो इस पिंसर मूवमेंट में फंस जाते हैं तो रूस लगभग आधी यूक्रेन आर्मी को, जो उसके बेस्ट हिस्सा है यूक्रेन आर्मी का, उसको तबाह करने में कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद उसकी फौजें फ्री हो जाएंगी सेंट्रल यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन पर हमला करने के लिए, अगर वो ऐसा करना चाहे तो। आज तक के लिए कीव से राजेश पवार। पूरी तरीके से सरल भाषा में राजेश ने यह समझाया है कि रूस की मंशा क्या है। रूस वैसे इस समय 2 मोर्चों की लड़ाई लड़ रहा है। पहला यूक्रेन में हथियारों के साथ, दूसरा नेटो देशों से एनर्जी सप्लाई रोकने वाली कूटनीति के साथ। आज रूस ने नेटो के 2 देशों पोलैंड और बल्गेरिया की गैस सप्लाई रोक दी। ऐसा यूक्रेन युद्ध के दौर में पहली बार हुआ जब रूस ने किसी देश की गैस सप्लाई काटी हो। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर एनर्जी सप्लाई को लेकर कई तरह के बैन लगाए थे, लेकिन पहली बार रूस ने नेटो की सप्लाई चेन तोड़ दी और उसी की भाषा में जवाब दिया। 27 देशों वाला यूरोपीय संघ 40% गैस और 27% कच्चे तेल के आयात के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन रूस की मुद्रा रूबल में भुगतान न होने के कारण रूस ने गैस सप्लाई ही रोक दी।
इसका दूसरा पहलू यह भी है कि रूस पोलैंड को अपना दुश्मन समझता है। पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड जाकर यूक्रेन की मदद का भरोसा दिया था, तभी से पोलैंड पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। उस पर वार करने का सही मौका रूस को अब मिला है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पश्चिमी देशों के बैन लगाने के बाद रूस ने अपनी कच्चे तेल की सप्लाई चेन एशिया की तरफ बढ़ा दी। 24 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच आए एक आंकड़े के अनुसार रूस ने चीन को कच्चे तेल की सप्लाई 33% बढ़ा दी। रूस से एशिया भेजे गए टैंकर्स में 52 टैंकर चीन को, 28 दक्षिण कोरिया को, 25 टैंकर भारत को और 9 टैंकर जापान को भेजे गए। इसका मतलब यह है कि इस दौरान रूस को नेटो से जो नुकसान हुआ था उसकी काफी हद तक भरपाई एशिया से हो गई। ऐसी स्थिति में पोलैंड और बल्गेरिया पर एनर्जी अटैक करके रूस ने नेटो को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। यूक्रेन युद्ध के चलते अब पोलैंड में पावर कट हो सकता है। रूस से नेटो की दुश्मनी की वजह से बल्गारिया में बिजली गुल हो सकती है। रूस एक तरफ यूक्रेन पर मिसाइल हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ उसने नेटो पर एनर्जी अटैक शुरू कर दिए हैं। पोलैंड और बल्गारिया में गैस की सप्लाई रोककर रूस ने नेटो देशों को बता दिया कि रूस किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रूस का तर्क है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के प्रतिबंधों से रूस की मुद्रा रूबल कमजोर हो गई है। ऐसे में रूस ने गैस की सप्लाई के बदले रूबल में पेमेंट करने की मांग रखी है, जिसके तहत रूस के गज़प्रोम बैंक में खाते खोलने होंगे और यूरो या डॉलर में पेमेंट करनी होगी, जिसे रूबल में बदल लिया जाएगा। ऐसा करने से रूस का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन पोलैंड ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जिस तरह जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के समझौते को तोड़कर रूस को झटका दिया था, उसी तरह रूस ने पोलैंड और बल्गारिया की गैस सप्लाई रोककर बड़ा हमला कर दिया है। जो प्राकृतिक गैस रूस से आती है उस पर निर्भर करता है। अब उनके अनुबंध हैं और जो पाइपलाइन से जब गैस लाई जाती है, अर्थात एक पाइपलाइन पूरी रूस तक जाती है, अब वहां से उन्होंने जैसे नल को आप बंद कर दें, पाइपलाइन को बंद कर दिया, तो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, पोलैंड की और बुल्गारिया के लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, आम भाषा में कहा है जो एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो एक तहजीब होती है, उसमें ऐसा कभी नहीं किया जाता। आप इतिहास उठा करके देखें कि आपने गैस पाइपलाइन बनाई जिसमें खरबों डॉलर खर्च होते हैं और उसको आपने जो है सप्लाई करने वाले ने उसको बंद कर दिया। तो ये एक तरह का ये तो हमला है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस पर गैस और कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाए गए। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। लेकिन बहुत से देश ऐसे भी थे जो इन प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल खरीद रहे थे। इसमें बल्गारिया और पोलैंड के अलावा फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड और टर्की अब भी तेल खरीद रहे थे। लेकिन रूस की मुद्रा रूबल में पेमेंट ना होने की वजह से रूस ने बल्गारिया और पोलैंड की सप्लाई लाइन काट दी है। यूरोपीय देशों की यह मजबूरी है कि वो गैस और कच्चे तेल के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है और दूसरे ऊर्जा संसाधनों की कमी के चलते वो रूस से गैस और तेल का आयात बंद नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस के बावजूद यूरोप के बहुत से देश रूस से गैस और कच्चा तेल लगातार खरीद रहे हैं। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंध से रूस के तेल के दाम गिरे हैं, लेकिन एशियाई देशों को सप्लाई बढ़ाने से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 24 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच रूस से कुल 380 बड़े ऑयल टैंकर रवाना हुए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 357 टैंकर ही रवाना हुए थे। यानी रूसी तेल निर्यात में इस अवधि में कुल मिलाकर बढ़ोतरी ही हुई। इस साल इस अवधि में 115 बड़े टैंकर एशिया के लिए रवाना हुए। यानी जो नुकसान रूस को नेटो देशों से हुआ था उसकी भरपाई एशियाई देशों से हो गई। रूस को जो इम्यूनिटी मिली है उसका एक बड़ा कारण उसका दोस्त चीन भी है। चीन ने रूस से तेल खरीदने की मात्रा बढ़ा दी है। यूरोपीय संघ के बाद चीन रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार जब तक अमेरिका और यूरोप का बैन जारी रहता है तब तक रूस चीन और एशिया के दूसरे देशों को सस्ते तेल की सप्लाई जारी रखेगा। जिन देशों को सस्ते तेल का फायदा मिल रहा है उनमें भारत भी शामिल है। दूसरे देशों के मुकाबले रूस ने भारत को लगभग 25% सस्ती कीमत पर कच्चा तेल देना शुरू कर दिया है। इस साल भारत ज्यादा मात्रा में रूसी तेल खरीदने की स्थिति में है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एनर्जी वॉर में भी रूस का डिफेंस बहुत मजबूत है और नेटो के सैंक्शन वाले अटैक पर भारी पड़ रहा है। इसकी कीमत फिलहाल यूरोप के देशों को चुकानी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। रूस की धमकियों के बीच यूक्रेन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और रूस से कड़ा मुकाबला कर रहा है।
यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इंडिया टुडे ग्रुप से बात की और इस इंटरव्यू में तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और पुतिन पर युद्ध अपराधों के आरोप तक हर सवाल का जवाब दिया। इस युद्ध के तनाव भरे दौर में भारत की भूमिका पर भी यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कुछ बातें कही हैं। इस इंटरव्यू के हेडलाइन वाले कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। I want to ask you at the very outset, just a few days ago, your Russian counterpart, Sergei Lavrov, suggested that this conflict could turn into World War III, said there was a serious and real risk of a third world war, even had a veiled warning of a nuclear conflict. How do you see that, sir? Mr. Lavrov, well, this is a clear traditional Russian scaremongering, an attempt to blackmail the world and to scare countries who support Ukraine away. To tell to them, if you continue supporting Ukraine, we will resort to the third world war. But it's just a blackmail. No one should be afraid of it. Russia understands it's getting weaker day by day and resorts to these unprecedented threats. And the last point on nuclear weapons. Ukraine has no nuclear weapons. What the West does not intend to use nuclear weapons against Russia. So when Lavrov threatens nuclear war, he literally threatens that Russia will launch the nuclear war. And this will mean an attack on entire humanity. We have to remain united. And I know that India enjoys special relationship with Russia, but one clear point should be taken into account. This Russia, the Russia that we are all dealing with, is different from the one India was developing its special relationship with. This Russia destroys, kills, tortures, rapes, and manipulates. So and more importantly, this Russia is in strategic decline. So I hope that the Indian leadership will thoroughly analyze the current situation and the strategic development of this situation and will stand on the right side of history. Are you saying, therefore, in your view, Vladimir Putin and the Russian leadership are war criminals? What they did in Bucha, they're now doing, you're saying, in other parts also? Because Putin was quoted as saying that this was provocation. Bucha is not what you make it out to be. Russia will bear responsibility for the war crimes and crimes against humanity and also the crime of genocide committed in the territory of Ukraine. I want you to think about one number. In the vicinity, in the suburb of Kiev, our law enforcement bodies have already discovered 1,084 bodies of civilians. 75% of them had been shot, directly shot. They did not die because of the bomb blowing up next to them or because they were hit in other accidents. They were deliberately shot by the Russian soldiers. Many, they had their hands tied behind their back and they were shot in the back of their head. So these were deliberate crimes. And we will do our utmost to bring everyone accountable, everyone who was involved in committing these crimes to account. And this involves not only the soldier who actually pulled the trigger, but the entire chain of command. And if we prove, and this chain of command will lead to the leadership of Russia.